अगर ब्रेस्ट कैंसर हमें अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 और 2 में पिकअप हो जाता है तो हम उस ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। हर खातून रिस्क पे है, बहुत तेज़ी से कैंसर बढ़ भी रहा है और मोर्टेलिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैमोग्राम से शुआएं लग जाती हैं और उससे कैंसर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ख़वातीन हो या मर्द हो, कहीं भी कोई भी एबनॉर्मलिटी हो या कोई छोटी सी भी तकलीफ़ हो, मेरा सबको मैसेज ये है कि उसको इग्नोर नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ायज़ा कुरैशी और वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज के प्रोग्राम की जैसे हमारा हर प्रोग्राम ख़ास होता है और आज का भी प्रोग्राम इसी तरह से ख़ास है। अक्टूबर का मंथ है और दुनिया भर में छाती के सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर का महीना मनाया जा रहा है। उसके हवाले से अवेयरनेस दी जा रही हैं और वॉइस ऑफ सिंध ने भी आज आपके लिए इसी चीज़ का एहतमाम किया है। अर्ली डिटेक्शन क्या है, अवेयरनेस क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आप क्या जान सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से ये हम आज आपको बताएंगे। डॉक्टर साइमा ज़हूर JPMC से हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और हम सबसे पहले डॉक्टर साइमा से यही पूछेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो है क्या और इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन कितनी ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। बड़ा मसरूफ़ आपका महीना ये चल रहा होगा यकीनन। एग्जैक्टली बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एक तो ड्यूटी है ऑफ कोर्स पेशेंट से रिलेटेड कि हमें उनको ट्रीट करना है, लेकिन आई थिंक उससे पहले हमारी ड्यूटी ये है कि हमें उनको अवेयर करना है। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा हमारे लिए काम है। और ऑफ कोर्स ये महीना क्योंकि अक्टूबर का महीना है ही अवेयरनेस का मंथ, तो ऑफ कोर्स हमारी भी आई थिंक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको फुलफ़िल करें और लोगों को अवेयर करें कि हम कैसे इस मोहलिक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं और जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में रूटीन में जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं ताकि हम इस मोहलिक बीमारी से अपने आप को बचा सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साइमा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली है क्या, हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँ, हालांकि ये मर्द हजरात में भी है, कैसे अपना मुआयना कर सकती हैं? सबसे पहले सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी बनी एक सेल से, राइट? मल्टीपल सेल्स मिलके टिश्यूज़ और फिर वो ऑर्गन और पूरा सिस्टम बनाते हैं। जब ये सेल एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं या डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब ब्रेस्ट के हवाले से बात की जाए तो जब यही कैंसर्स एबनॉर्मली ग्रो करते हैं सेल्स और कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो लम्प की फॉर्म इख्तियार करते हैं, लम्प की शक्ल जिसे हम गुठली भी कहते हैं, तो उसकी शक्ल इख्तियार करते हैं और वो ऑफ कोर्स कैंसर ही होता है। फिर आपका दूसरा सवाल ये था कि इसका कैसे मुआयना कर सकते हैं। इसका मुआयना करना, देखिए एक तो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर हम ये टेस्ट कराएंगे तो उससे हमें कैंसर हो जाएगा, अगर हमने ये रेज ले ली तो उससे कैंसर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग बहुत आसान है और ब्रेस्ट कैंसर उन चंद कैंसर्स में से एक है कि जिनकी अगर हम स्क्रीनिंग करें प्रॉपरली तरीके से, जो एक तरीकाकार है जो हम डिस्कस भी करेंगे, तो हम बहुत अर्ली, अगर खुदा न खास्ता हो तो बहुत अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं। और अल्लाह ना करे कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो भी रही है, कोई चीज़ डेवलप हो भी रही है जिसे हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं, उसको हम जल्दी पिकअप कर सकते हैं। वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर ही नहीं पाएगा, वो उस शक्ल में जा ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही वो ट्रीट हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि हर गुठली कैंसर नहीं है, बिल्कुल। वो एक ये मिथ भी है कि जो भी गुठली होगी वो कैंसर है और बहुत अजीब सा माहौल बन जाता है कि गुठली का जब पता चल जाता है लोगों को कि हमारे सीने में गुठली है, तो मोस्टली गुठलियाँ कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर उसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाए तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। कुछ ऐसी इकसाम है। स्क्रीनिंग के हवाले से ये है कि सेल्फ एग्जामिनेशन, सबसे पहले कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन अपना खुद का मुआयना करें। ख़वातीन, पहले कहा जाता था कि ये एक बुढ़ापे की उम्र में जाके होता है, 50 क्रॉस करेंगे तो ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर जो मैं देख रही हूँ वो अर्ली एज में देख रही हूँ। और जो अर्ली एज में ख़वातीन को रहा है यानी 25, 30, 35 ऐसी एजेस में हमें मिल रहा है, और जो इन एजेस में मिल रहा है वो बहुत अग्रेसिव है। मतलब वो ये ऐसा है कि वो वापस पलट के आने वाला है, वो बहुत, क्योंकि जैसे कहते हैं बुढ़ापे में सेल्स वीक हो जाते हैं क्योंकि एजिंग प्रोसेस होता है, इसी तरह कैंसर में भी वो चीज़ पलट के आने वाले चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो यंग एज होती है उसमें सेल हमारे एक्टिव होते हैं, तो वो वापस पलट के भी आ सकते हैं और रेजिस्ट भी करते हैं ट्रीटमेंट को, तो वो काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। तो एक तो एज फैक्टर है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एज की, मतलब इवन मतलब लड़कियों की भी बात करूँगी कि लड़कियाँ अपना खुद का मुआयना करें। एक टाइम पीरियड बताया गया है कि मुआयना कब करना चाहिए, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल मुआयना करना चाहिए, अपना एग्जामिनेशन करें।
एवरी मंथ करें। एवरी मंथ क्यों करें? इसलिए कि अगर हर महीने कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक टाइम पे, और हमें किसी महीने कोई हल्की सी भी एबनॉर्मलिटी होगी तो पिकअप हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। कोई भी चेंजेस हैं तो आप क्योंकि उस वक्त उससे पहले ये होगा, अगर आप 3-4 महीने में एक दफ़ा चेक कर रहे हैं तो आप वो चीज़ नहीं पकड़ में ला सकते, क्योंकि अगर छोटी सी भी कोई एबनॉर्मलिटी है, स्किन चेंजेस हैं, लंप है, तो वो आप अगर रेगुलर चेक करेंगे तो ही पकड़ में आएगा, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो नहीं पकड़ में आएगा। इसलिए एवरी मंथ अपना सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें, ख़वातीन, लड़कियां, सबको मैं रिकमेंड करूंगी। सेकंड हमारा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एवरी 6 मंथ या एनुअली आप किसी भी जो कंसर्न डॉक्टर है उसके पास जाएं, वहाँ मुआयना कराएं। थर्ड होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राम। मैमोग्राम जो होता है वो 40 ईयर्स के बाद ही हो सकता है। तो जिन खवातीन जो 40 ईयर्स से कम की खवातीन हैं और उनको अगर कोई ऐसी शिकायत है या उनको सेल्फ एग्जामिनेशन में कोई ऐसी चीज़ मिल गई है तो ऑफ कोर्स वो अल्ट्रासाउंड या MRI से हम उस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर 40 प्लस हैं तो वो तो मस्ट है कि हर खातून अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम लाजमी कराए, एनुअली, मतलब साल में एक दफ़ा कराए। और इसका भी एक मिथ है जो मैं क्लियर करती चलूँ। मुझे बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि मैमोग्राम से शुआएं लग जाती हैं और उससे कैंसर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बहुत सारी खवातीन का ये कहना है बहुत तकलीफ दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तकलीफ दे अल्ट्रासाउंड है, एक स्कैन है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती और ना ही खुदा ना खासा इससे कोई और कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो अगर हम खवातीन अपने लिए अपनी रूटीन में ले आएँ तो आई थिंक हम कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई बीमारी होती है तो हमसे बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं और हमारे लिए क्योर और ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। सही, ज़बरदस्त। बिल्कुल आपने ये सही बात की डॉक्टर सामा कि रेडिएशन से ऐसा है कि हमारे यहाँ ख़वातीन ये समझती हैं कि उससे कैंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे चाहूँगी कि आप यहाँ पे ये क्लियर करें कि बायोप्सी जो है ये ख़वातीन की एक मिथ है या एक कॉन्सेप्ट है, या हमारे यहाँ ख़वातीन के अलावा भी हमारी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो बहुत डरा रहे होते हैं कि सुई लग जाएगी तो कैंसर बढ़ जाएगा, और छुरी लग गई तो कैंसर बढ़ जाएगा, ऑपरेशन करा लिया तो समझो कि पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया। हाँ बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ मैं एक होता है हमारे जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग का तबका है, ये उनकी भी सोच ऐसी ही है। बहुत सारे मेरी जानने वालों में से ऐसे हैं कि वो बायोप्सी कराने से डर रहे होते हैं। गुठली है लेके बैठे हैं, बढ़ती जा रही है, फिर वो उसमें हम जो बात कर रहे थे अभी कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं कि बायोप्सी नहीं कराएंगे, चले हम ये ट्रीटमेंट देख लेते हैं, हर्बल कर लेते हैं, दम देखिए बेशक अल्लाह ताला ने अपने कलाम में अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन अल्लाह ने ही ये हमें फरमाया है कि आपने इलाज भी कराना है, आपने उसकी तशखीस भी करानी है। तो ये बिल्कुल गलत है कि कोई नीडल लग जाने से या छुरी लग जाने से वो चीज़ बढ़ जाती है। अगर वो चीज़ हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे, तशखीस ही नहीं होगी, तो उसका इलाज कैसे मुमकिन होगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसी वजह से हमारे पास जो केसेस आते हैं वो बहुत एडवांस स्टेजेस में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक टैबू है, एक सोशल बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते, हम डिस्कस नहीं करना चाहते, हम अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेंबर से ये बात नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि किसी एक तबके में नहीं, ये हर तबके में है। मेरे अपने जाने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टेज 4 तक लेके गए सिर्फ इसलिए कि वो बताना नहीं चाह रहे थे, ना वो अपने बच्चों को बताना चाह रहे थे, ना वो अपने हस्बैंड को बताना चाह रही थी खवातीन। तो ये एक वो सोशल टैबू जो भी है, इस चीज़ को निकालें अपने दिल से। हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। अगर कोई बीमारी दी है तो ऑफ कोर्स उस चीज़ को आप जब तक बताएंगे नहीं तो क्योर कैसे पॉसिबल होगा। और मैं एक आप ही के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि देखिए ज़िंदगी बड़ी अहमियत रखती है। बिल्कुल। और अल्लाह ना करे हम कहें अगर हम अपने ज़ात से इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, हम अपनी ज़ात से केयरलेस हो रहे हैं, तो अल्लाह ना करे अगर हमें कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। पेशेंट इज़ नॉट ओनली द सफ़रर, पूरी आपका सर्कल, पूरी आपकी फैमिली, पूरा आपका जो फ्रेंड सर्कल, सब हर कोई सफ़र करेगा। तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी सोचें और उस चीज़ को जल्द से जल्द पिकअप में लेके आएँ। सो बायोप्सी ऐसा नहीं है कि उससे खुदा ना खास्ता बीमारी बढ़ जाएगी या कुछ ऐसा होगा। रिकमेंडेशन है बायोप्सी करेंगे तो ही पता चल पाएगा कि क्या बीमारी और इलाज मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सामा, ये भी हमारे यहाँ ना कि एक डर है कि अगर ऑपरेट करके ब्रेस्ट निकाल दिया गया तो वो एक साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर में आ जाती है एक औरत, उसके लिए सरवाइव करना आसान नहीं होता। तो उसके लिए फिर क्या अब हमारे यहाँ हमारे मुल्क में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं
ऑल्टरनेटिव चीज़ें आ गई हैं, तो ये भी आप बताएं हमारे सुनने वालों को किस तरह से उसको जो है वो कवर किया जा सकता है। देखिए, पहली बात यही शुरू होती है कि हम जब स्क्रीनिंग जल्दी करेंगे तो हमें वो चीज़ जल्दी पकड़ में आएगी, और वो जब जल्दी पिकअप होगी, अगर ब्रेस्ट कैंसर हमें अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 और 2 में पिकअप हो जाता है तो हम उस ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। हम हो सकता है सिर्फ लंप को रिमूव कर दें और ब्रेस्ट कंजर्व हो जाए। तो एक तो सबसे पहली बात वही जो हमने इनिशियल बात की थी वहीं से शुरू हो गई कि अगर स्क्रीनिंग जल्दी होगी, जल्दी पकड़ में आएगा तो हम शायद ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकें और हम सिर्फ लंप को निकालें, उस गुठली को रिमूव कर दें और बाकी हमारा ब्रेस्ट कंजर्व हो जाए। तो वो जो एक आप साइकोलॉजिकली और जो चीज़ें आपको फील आती हैं या डिप्रेशन में आता है, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर ब्रेस्ट रिमूव भी हो जाता है तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी है तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी भी लगेंगी, ज़िंदगी नहीं है तो ये कॉस्मेटिक का जो एलिमेंट एक कहीं ना कहीं ख़वातीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, तो वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा होता है। लेकिन ये कि ज़िंदगी से तो बढ़कर नहीं है और सेहत से बढ़कर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक के वो हैं इदारे जो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती हो ख़वातीन को। सवाल सही, ठीक है, हमने बात तो की है लेकिन हम चाहेंगे कि और आप उसको क्लियर करें कि बाज़ फैमिलीज़ जो हैं वही एक टैबू और उसके बाद डर और उसके बाद ये कि नहीं अगर ऑपरेशन करवा लिया तो बस गए, फिर तो कैंसर ठीक होता ही नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, इन सब की तरफ रुजू किया जाता है, जाया जाता है। और ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस रखते हैं, थोड़े बहुत भी हम पढ़े लिखे हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कैंसर का इलाज एलोपैथी में तो फिर हम करवा सकते हैं लेकिन अदरवाइज मुमकिन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, अर्ली स्टेज में मैंने आपको बताया कि कैंसर का इलाज पॉसिबल है, लेकिन वही बात है कि एक प्रोटोकॉल है, हमें उसको फॉलो करना है। और वो पूरी दुनिया में वो यही प्रोटोकॉल चल रहा है कि हमें सर्जरी करनी है, हमें कीमोथेरेपी, जैसे सर्जरी से तो लोग भागते ही हैं, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी बहुत लोग अवॉइड करते हैं। जहाँ देखिए एक ये बड़ी बीमारी है तो इसके लिए मल्टी मोडालिटी चाहिए, यानी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स चाहिए इस चीज़ से क्योर करने के लिए। और ऐसा नहीं, एक तो ये भी टैबू है कि कैंसर हो गया तो बस इनक्योरेबल है, ऐसा नहीं है। कैंसर क्योरेबल है अगर उसको टाइमली उसका डायग्नोसिस हो जाए और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए। तो वो कीमोथेरेपी से भी लोग भाग रहे होते हैं, रेडिएशन नहीं कराना चाहते कि स्किन जल जाएगी या उसके हमने सुना साइड इफेक्ट। तो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं और जो लोगों की बातें हैं वो आई थिंक मेन जो कंसर्न पर्सन है या जो पेशेंट है उसके माइंड को डाइवर्ट कर देती है। तो मैं तो उन लोगों को भी एडवाइस देना चाहूँगी कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाना लाजमी है अगर क्योर चाहिए, अगर क्योर पॉसिबल है उस पेशेंट का। वही बात है वो अर्ली स्टेज में ही होगा। हम बिल्कुल यही बात थी कि छुपाते हैं पहले तो इस वजह से लेट होता है, फिर जब पता चल जाता है तो हमें मल्टीपल एडवाइजेज मिल रही होती हैं कि वहाँ चले जाओ तो अच्छा इलाज हो जाएगा, उनके पास गए थे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था। कैंसर का इलाज मुमकिन है लेकिन सिर्फ कंसर्न डॉक्टर्स के रिलेटेड यानी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसका एलोपैथिक में ही इलाज मुमकिन है, होम्योपैथिक या हर्बल ट्रीटमेंट या हकीम का जो वो इलाज वगैरह जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो वो भी इसी वजह से होता है कि वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन चाह रहे होते हैं, वो किसी बायोप्सी वगैरह से डर रहे होते हैं, वो कीमो रेडिएशन से घबरा रहे होते हैं। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये होता है कि जब हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग आते हैं तो वो उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं जब इलाज मुमकिन नहीं होता। सही। और उस वक्त बड़ा ही वर्स्ट सिचुएशन होती है कि अक्सर पेशेंट्स हमसे कहते हैं कि हमें बचा लें, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये हमारे पेशेंट्स के ही हाथ में, उनकी फैमिली के ही हाथ में है कि वो कितना जल्दी इस चीज़ को लेकर आए और कितना जल्दी उस कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, रादर देन वो पूरी दुनिया में घूम के एंड में बिल्कुल ऐसे हालत में लेके आए जब हमारे लिए भी क्योर करना पॉसिबल नहीं। सही। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। तो मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, वो स्टेजेस कौन सी हैं जिस पे क्योर हो सकता है, क्योरेबल है कैंसर, और आगे बढ़ने से पहले उसको क्योर किया जा सकता है, वो एक दफ़ा आप डिटेल में बता दीजिए। 4 स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज में हम स्टेज 1 और स्टेज 2 को कंसिडर करते हैं, जिसमें ट्यूमर साइज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है। इसके अलावा डिटेक्शन कैसे होती है, हमें जो बगल एक्जिला होता है या अंडर आर्म होता है उसमें भी सम टाइम नोड्स मिल सकते हैं। तो ये भी स्टेजेस की एक टाइप है कि अर्ली स्टेज 1, 2 में स्मॉल साइज़ होता है, वो 2 to 5 सेंटीमीटर का होता है, वो ईजीली उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज 3, दैट इज़ लोकली एडवांस डिजीज़। लोकली एडवांस डिजीज़ में भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, लेकिन जो आपका सर्वाइवल रेट है, जो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल है, या जो रिकरेंस का रेट है यानी वापस पलट के आने वाला,
वो उसमें चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद आता है स्टेज 4, दैट इज मेटास्टैटिक डिजीज। इसका मतलब ये है कि वो ब्रेस्ट से निकल के आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया है, लाइक लंग में चला गया है, लिवर में चला गया है, ब्रेन में चला गया है, बोन में। तो उस वक्त हम क्योर नहीं कर सकते पेशेंट को। क्योर इज़ लाइक कि उसको सही कर देना। हाँ, ट्रीटेबल ज़रूर है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर रहे होते हैं, हम पेशेंट के सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, और जो ट्यूमर साइज है, उस ट्यूमर बर्डन है, हम उसको कम करते हैं। दैट इज़ फॉर स्टेज 4। अप टू स्टेज 3 ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, लेकिन वही बात है कि जितना अर्ली डायग्नोज और ट्रीट होगा उतना उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है और उतना उसका रिकरेंस के चांसेस कम है। लेकिन जितना वो लेट होता रहेगा, इसका मतलब वो स्प्रेड होता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके सर्वाइवल के या प्रोग्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होता है जी। ठीक है। अच्छा, कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें, रेडिएशंस की हम बात करें, बड़ा इसमें है कि वही एक साइकोलॉजिकली ख़वातीन बेचारी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे बाल गिर जाएंगे, और ये एक ऐसा बिल्कुल, मतलब अल्लाह ताला ने खूबसूरती है ना, तो बड़ी ख़वातीन वो बेचारी वो हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए कि ये सब कुछ रिवर्सिबल है, मतलब अगर आप ठीक हो रही हैं इंशाल्लाह तो ये वापस आ सकते हैं, आपके बाल वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तो जब कीमोथेरेपी दी जा रही होती है और उस वक्त जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह होता है, एंड ऑफ कोर्स एलोपेशिया, इन्हीं बालों का गिरना भी होता है। तो जो ये इनिशियल जब ये साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को अफेक्ट हो रहा है। हाँ। यानी वो अगर ट्यूमर पे अफेक्ट कर रहा है, वो कीमोथेरेपी काम कर रही, तभी ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हम अच्छा साइन समझते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्लस ये जो नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये भी रिवर्सिबल है। और जो हेयर लॉस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस 18 साल का है इस फील्ड में, और मैंने ख़वातीन के बहुत अच्छे बाल देखे हैं जिनके बाल बहुत ख़राब थे, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो नए बाल आए वो इतने बेहतरीन और इतने अच्छे बाल आए कि अब पेशेंट्स हमसे खुद आके कहते हैं कि जो आपने हमें उस वक्त काउंसिल किया था इस हवाले से, तो अब हमारे ज़्यादा अच्छे बाल हैं, ज़्यादा घने बाल हैं, बड़े। बिल्कुल, बाल हमारे लिए, बड़ी ख़वातीन के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है। हमारे अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ नवाजी है, और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ऑनेस्टली बहुत ऐसी ख़वातीन को देखा जिनको वाकई इस चीज़ से बड़ा प्यार था और बहुत लिटरली बहुत शदीद डिप्रेशन में गई फर्स्ट सेकंड कीमो के बाद भी, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट सेकंड कीमो के बाद बाल कंप्लीटली झड़ जाते हैं। तो वो बड़ा उनके लिए, उनको काउंसिल करना हमारे लिए भी बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन हमें ये पता है कि इसके बाद बहुत राहत है, बहुत अच्छा है। जो इसके बाद आपको मिलेगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा और उससे कहीं बेहतर होगा। ज़बरदस्त। क्या समझती हैं आपके फैमिली का क्या रोल होता है इसमें? हस्बैंड अगर है तो उसका क्या रोल है, बाकी फैमिली है तो उसका क्या रोल है? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे आपने कहा कि पूरे फैमिली मेम्बर्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके फ्रेंड्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब एक पूरा घर आपका मुतासर होता है। सब सफ़र। तो क्या उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए, फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, फैमिली का रोल, हम जैसे अपनी बात करें, बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, जैसे हम फैमिली को काउंसिल करते हैं। ये नॉर्मली हर इदारे में ये चीज़ को हमें एक तरीके से टीच किया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि पहले आप अपने इन पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को काउंसिल करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को शायद उस वक्त ना पता हो, लेकिन जो फैमिली को पता होती हैं और जो उस वक्त की सिचुएशन वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पेशेंट के लिए बहुत वर्स हो जाता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो उसके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, और इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात कर रही हूँ, वो हमारी विल पावर पे डिपेंड करती है। और विल पावर तभी होगी जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग है, या जो हमारा सर्कल है वो स्ट्रॉन्ग है। हमारा माहौल बहुत मैटर करता है। मैंने अपने मैं नॉर्मली जब पेशेंट कंसल्टेशन करती हूँ या काउंसिल करती हूँ, तो मैं पहले उनकी फैमिली को काउंसिल करती हूँ कि आपने घर का माहौल कैसा रखना है, आपने पेशेंट को कैसे खुश रखना है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो अपना कॉन्सेप्ट बनाया, और लिटरली मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि जो अर्ली स्टेज के पेशेंट्स है ऐसे थे, लेकिन वो डिप्रेशन में गए या उनकी फैमिली डिप्रेशन में गई ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, उनका सर्वाइवल रेट, और वो पेशेंट जो लोकली एडवांस इवन मेटास्टेसाइज कर चुके थे, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। और विल पावर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और ये कैंसर बेसिकली कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर का सेल है। तो हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, यानी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जैसे हम कहते हैं वाइट सेल्स भी कह रहे होते हैं, फाइटर सेल्स कह रहे होते हैं, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत है।
अगर वो स्ट्रांग है तो वो फाइट कर सकता है कैंसर के सेल से। और वो कैसे स्ट्रांग होगा? जब हमारी विल पावर स्ट्रांग है, जब हम यहाँ से पॉजिटिव होके सोचेंगे। हमारी थिंकिंग बड़ी मैटर करती है। और ये मेरे ख्याल से हर बीमारी में ये है, लेकिन कैंसर ऐसी है कि इसमें आपको अपनी डबल विल पावर बिल्कुल बिल्कुल विल पावर अच्छी है, आपकी सर्कल अच्छा है, आपकी सराउंडिंग अच्छी है। क्योंकि देखिए कैंसर का नाम सुन के ही जो आई कैन अंडरस्टैंड, हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है उसका अंदाज़ा होता है, उसके घर वालों पे अंदाज़ा होता है, उन बच्चों पे अंदाज़ा होता है जिनकी माओं को या जिनकी बहनों को या उनकी फैमिली मेम्बर्स को होता है। तो उस वक्त उनके लिए हंसना, मुस्कुराना या उस घर में वो माहौल क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि अगर वो उस माहौल को अच्छा रखेंगे, पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, मोरली सपोर्ट करेंगे, उसको खुश रखेंगे, तो मैं समझती हूँ आधी बीमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। और लिटरली ऐसे हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे जिनका स्टेज 4 डिजीज़ था, वो 10-10 साल जिए। मतलब स्टेज 4 इज़ द लास्ट स्टेज डिजीज़। लेकिन क्यों जिए? क्योंकि वो विल पावर स्ट्रांग थी, उनकी फैमिली बड़ी स्ट्रांग थी। तो कहीं ना कहीं उसने इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया और उन्होंने कैंसर से फाइट किया। तो ये पूरी चेन है, अगर इस तरह से चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है और हमारी सोच भी यही है कि ब्रेस्ट कैंसर रिलेट करता है सिर्फ ख़वातीन से। और इस तरह होता ये है कि अभी कुछ दिनों में अगर हम कुछ थोड़ा सा पीछे जाएं तो बहुत केसेस आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, कहीं मुझसे ज़्यादा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस उस हवाले से भी दे दीजिए, क्योंकि अगर हम मेल्स की बात करें तो उसमें मोल्स हैं, या इस तरह अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें कि मस्से हैं जो कि आपके बैक साइड पे या चेस्ट साइड पे हो जाते हैं, जिन्हें इग्नोर कर दिया जाता है टोटली, वो आगे चल के कैंसर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ब्रेस्ट कैंसर अगर ख़वातीन और मर्दों का रेशियो देखा जाए, वो वैसे तो 99% वर्सेस 1%, यानी मेल में 1% होता है, लेकिन ऑफ कोर्स है, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ अगर सिर्फ ख़वातीन पे ही वो कर दी जाए कि उन्हें ही स्क्रीनिंग करनी है, उन्हें ही एग्जामिनेशन करना है, तो वो चीज़ नहीं सही है। ऑफ कोर्स अगर वो 1% भी है तो वो मौजूद तो है। तो हाँ, बिल्कुल कहीं भी कोई भी एबनॉर्मलिटी देखी जाए, स्किन पे कहीं एबनॉर्मलिटी है, मोल भी है, समटाइम आपको लम्प भी फील हो रहे होते हैं। मोस्टली क्या होता है, इस तरह के लम्प लाइपोमास होते हैं, यानी फैट डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन वो समटाइम हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं कि वो फैट डिपॉजिट है, लेकिन वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं मर्दों को भी इस चीज़ में ऑफ कोर्स अपना खुद का एग्जामिन करने की भी ज़रूरत है, या कोई भी ऐसी अगर एग्जामिनेशन नहीं भी करते, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी, क्योंकि मोल्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मोल सिर्फ ये एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से नहीं है, और भी बहुत सारे किस्म के कैंसर ऐसे हैं जो मोल पे स्किन रिलेटेड बहुत सारे स्किन के हैं बिल्कुल हमारे पास। तो वो कोई भी, मैं ख़वातीन हो या मर्द हो, कहीं भी कोई भी एबनॉर्मलिटी हो या कोई छोटी सी भी तकलीफ हो, मेरा सबको मैसेज ये है कि उसको इग्नोर नहीं करें। एक छोटी सी इग्नोरेंस जो है एक बहुत बड़ी चीज़ को लेके जा सकती है, आगे बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। तो इग्नोर नहीं करें, उस छोटी सी चीज़ को भी आप हाईलाइट करें, उस छोटी सी भी चीज़ को वो आप घर के टोटकों और इन चीज़ों में, क्योंकि देखें एक टाइम पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल कॉफ है, अगर कॉफ आपको 1 हफ्ते चल रही, 2 हफ्ते चल रही, 3 हफ्ते चल रही, उसमें हम घर के टोटके भी कर रहे हैं, उसमें हम लोकल जीपीस को भी दिखा रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये कि अब डॉक्टर्स की भी बहुत सारी इसको स्पेशलिटी है, वो आप अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो वो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाए, वो ही उसको रूल आउट कर सकता है कि क्या है, क्योंकि फिर वही चीज़ बढ़ते 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 वो आगे स्टेज पे लेके चली जाती है, और मैंने आपको बताया कि फिर वो हमारे लिए ट्रीट करना मुमकिन नहीं होता। तो बेहतर ये है कि उससे कंसर्न डॉक्टर के पास ही जाया जाए और इग्नोर नहीं किया जाए, जो कि हमारे यहाँ ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा है, इग्नोरेंस नहीं बॉदर करती। इतनी सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो गुठली की मेरे पास कंप्लेन लेकर आई, और जब उनसे हिस्ट्री ली जाती तो कब से थी, 1.5 साल से थी, 1 साल से थी, इग्नोर कर दिया, बॉदर नहीं किया, उस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो चीज़ हो गई। या हम यहाँ चले गए, हम गांव चले गए, हम दूसरे शहर चले गए, घर में ये प्रॉब्लम थी, बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, पेपर्स के बाद दिखाने, शादी के बाद दिखाने, पेपर्स हो रहे थे, हस्बैंड का ये मसला था। लेकिन मैं समझती हूँ अगर लव योरसेल्फ, सबसे पहली बात ये, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर हम हैं तो हमारी सराउंडिंग में सब कुछ सही है, अगर हम ही सही नहीं है तो हमारे आसपास कैसे सही रख सकता है। तो हम अपने आज को तो दूसरों के लिए निछावर कर रहे हैं, लेकिन वो कल जो बहुत ख़राब होगा उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होगा, और उस वक्त जिन प्यारों के लिए हमने ये सब किया उनको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। तो आज अपनी ज़ात से थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, मुश्किल से 5 मिनट
एवरी मंथ हम निकाल सकते हैं अपने लिए, और हम अपने आपका एक एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करें, वो 5 मिनट अपनी ज़ात के लिए हम दे सकते हैं, और हम शायद किसी बड़ी बीमारी से बच सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि हम बाहर वर्ल्ड वाइड बात नहीं करेंगे, हम एशिया के अगर ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये रेशो है, और क्या स्टेट्स हैं, क्या समझती हैं आप, क्योंकि हम अभी तक सामने क्लियर नहीं आ रही है पोजीशन। अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी यही बात की जाए, खैर पूरी दुनिया में इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी कम हो गई है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यानी जो शराय अमवात है वो कम हो रहा है बाहर के ममालिक में। हमारे यहाँ, हम एशिया में अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस है, जो कि हम सब के लिए ऑफ कोर्स अलार्मिंग और थ्रेटनिंग है। पूरे एशिया के अंदर कितने कंट्रीज़ आते हैं और इसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है, यानी 1 out of 9 women are at risk of developing breast cancer। तो यानी मैं समझती हूँ हर खातून रिस्क पर है। वो कहते हैं ना, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है सिर्फ वही रिस्क पर हैं, इस तरह ये भी मिथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने नज़रिए से बताऊँ, हर खातून रिस्क पे है। बहुत तेज़ी से कैंसर बढ़ भी रहा है और मोर्टेलिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी रीज़न ही यही है कि हमारे यहाँ लापरवाही है, इस चीज़ की इग्नोरेंस है। तो ये हम सब के लिए इस वक्त एक थ्रेटनिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है, और एक वेकअप कॉल है कि पाकिस्तान में क्यों इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो क्योर तो पॉसिबल है, तो क्यों ना उसे हम अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करें और अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करें। और उसमें रिस्क फैक्टर्स भी बड़े मैटर करते हैं, जो कि अभी हमने इत्तेफाक से इस बारे में बात भी नहीं की। रिस्क फैक्टर्स में भी जैसे हमारी डाइट है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, हमारी ओबेसिटी है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो जो हमारे लिए मॉडिफाइबल हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल है। छोटी सी एग्जांपल ले लें, पहले ज़माने में क्या इतना कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें तो पहले ज़माने में कहीं 200-300 में या मतलब बहुत दूर कहीं किसी से पता चलता था कि इसको कैंसर हो गया, और सब बहुत डर जाते थे। अब आप किसी महफिल और किसी जगह चले जाएं, वहाँ कोई ना कोई आपको एक रिलेशन में ऐसा मिलेगा कि जिसको कैंसर है। तो वो उसकी रीज़न ही यही है कि हमारे यहाँ कुछ तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली 70% ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अननोन है, जो हमें पता ही नहीं है। फिर एक रिस्क फैक्टर्स वो है जो जीन्स में है, जो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। फिर एक रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है, यानी जो हमारी रूटीन है ज़िंदगी की ना, जो हमारा लाइफस्टाइल है। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। पुराने ज़माने में हमारा खाना बड़ा सादा होता था, हम नेचुरल ग़िज़ा ज़्यादा लेते थे, ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा लेते थे। अब वो दोबारा से एक फैशन टैबू आ गया है वापस से, वो डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए आ गया है। लेकिन अब आप ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हम कराची की बात करेंगे तो हमारे पास एंटरटेनमेंट क्या है, खाना। हाँ, हमारी हर गली मोहल्ले में कम से कम एक इलाके में 10-15 फास्ट फूड्स की भी चेन है, रेस्टोरेंट भी हैं, डिफरेंट वैसे ही ठेलों पे, इन जगहों पे खाने, और हम लोग बड़ा प्रेफर करते हैं। बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि घर का खाना ज़्यादा वो मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू बाहर से, सस्ता भी और अच्छा भी मिल जाता है। तो वो टेस्ट वाइज तो अच्छा है, लेकिन वो अनहेल्दी है। हम जिस अब सिचुएशन में हैं, हम वर्किंग वूमेन भी हैं, बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी हैं। हम फ्रोज़न फूड प्रेफर करते हैं, हम कैंड फूड प्रेफर करते हैं, हम माइक्रोवेव यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। और ना सिर्फ कैंसर, बहुत सारी और बीमारियां ऐसी हैं। कभी सुना था किसी को जॉइंट पेन हो रहा है यंग लोगों में, अब आजकल के बच्चों को देखिए, सबसे पहले कहते हैं हमारे पाँव टांगों में दर्द हो रहा है। मुझे याद नहीं कि हमने बचपन में कभी कहा हो ये बात, कहा भी तो वो डांट ही पड़ी कि ये कौन सी एज है। क्योंकि हमारी जनरेशन अब फिजिकली इनएक्टिव हो गई है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो हर किस्म के कैंसर को बहुत करा रहे हैं, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को। यानी आपकी डाइट, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अगर आपकी डाइट खराब है तो वो आपको फिजिकली इनएक्टिव भी कर रही है और ओबेसिटी भी करा रही है, और ये तीनों मेजर फैक्टर हैं बहुत सारे कैंसर के लिए। सही, आपने बहुत सारी चीज़ें तो बता दी। कुछ चीज़ें मैं भी आपसे चाहूँगी कि आप क्लियर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, और एक तरह से रिस्क बढ़ भी रहा है, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी जेनेटिक्स में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या एक चीज़ और हम लोग बहुत अवॉइड कर रहे होते हैं या केयरलेस हैं उस मामले में, ओवरीज़ की वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो ख़वातीन का एक ऐसा पार्ट है कि उस पर भी तवज्जो नहीं दी जाती और उसकी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। या अगर मदर फीड नहीं हो रहा है, लैक्टेशन नहीं है, उसमें भी ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब कुछ मिथ्स ये भी हैं कि ख़वातीन कहती हैं अगर आपने मदर फीड नहीं करवाया तो डेफिनेटली आपके पास ये ब्रेस्ट कैंसर आना है, और वो अजीब एक
साइकोलॉजिकली वही प्रेशर में आ जाती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें भी डिफाइन कर दी जाए। ठीक है, पहले देखिए मैंने आपको 3 चीज़ें तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी मॉडिफाइबल थी वो हमारी डाइट थी, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी थी, हमारी ओबेसिटी, ये 3 मेजर फैक्टर है। इसके अलावा जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ऑफ कोर्स एक प्रोटेक्शन ज़रूर है। मैंने आपको बताया कि 70% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अननोन कॉज की वजह से, उसका हमें पता ही नहीं है, लेकिन जो 30% है उसके कॉजेज़ यही हैं सारे। यानी ब्रेस्ट फीडिंग एक हम कह देंगे, या जिनके बच्चे होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नली पैरा, यानी जिनके बच्चे नहीं होते, या जिनकी बच्चे लेट एजेस में हो रहे होते हैं, यानी अर्ली एजेस में नहीं होते, 20s में नहीं होते, लेट 20s या 30s में होते हैं, उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सूरत होना ही है। हाँ। ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, तो अगर हम इसको ओवरकम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ब्रेस्ट फीड बच्चों को कराएंगे, बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए, ना सिर्फ माँ बच्चे दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और सिर्फ कैंसर के हवाले से नहीं, बहुत सारी और बीमारियों से बचा रहा होता है वो, बच्चे के लिए भी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और माँ के लिए भी। फिर ये है कि 2 चीज़ें और हैं जो हमारे यहाँ यूज़ होती हैं। ऑफकोर्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ हो रही होती हैं। बेसिकली ये सारा जो एक ब्रेस्ट कैंसर का एक जो खौफ है वो किस चीज़ से डेवलप हो रहा है, वो एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ठीक है, जब हम ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं तो उसमें भी ईस्ट्रोजन होता है। ऑफ कोर्स जब वो लॉन्ग टर्म लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपोजर बॉडी में ज़्यादा होता है, और जब एक्सपोजर होता है तो वो ओवेरियन से रिलेटेड, यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और इस तरह की डिजीज़ भी कराते हैं, जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं वो भी कराते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर भी कराते हैं। तो वो जो अगर इस तरह की ख़वातीन जो ये लॉन्ग टर्म ले रही हैं, उससे बेहतर ये है कि वो एक 5 to 6 मंथ का पीरियड लें, उसके बाद गैप दें। और इसमें गैप देना ज़रूरी है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करने बगैर उसको लोग 4-4 साल ले रहे होते हैं, तो उसमें गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ही ये सारे कैंसर्स करा रहा है। फिर हम जो मीनोपॉज के बाद जो हार्मोनल थेरेपी ली जाती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीनोपॉज के पास हो जाती हैं ख़वातीन को, तो उसमें भी यही है। ऑफ कोर्स ईस्ट्रोजन का जो है एलिमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी की रिप्लेसमेंट के लिए दी जाती हैं, तो उसका भी यही वो है कि आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। कंटिन्यूस यूज़ से बॉडी में एक्सपोजर बढ़ता है, और जब एक्सपोजर बढ़ता है तो ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिस्क फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा एहतियात करें तो शायद हम इस बीमारी से बच सकें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो हम फिज़िकल इनएक्टिविटी की बात कर रहे थे, और आई थिंक ये सबसे बुरी चीज़ जो हमारा मोबाइल है, इसने हमारी बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। तो ये चीज़ भी है कि हम फिज़िकली इनएक्टिव इसलिए भी हो गए, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम चहलकदमी नहीं करते, हम धूप में नहीं बैठते। पहले के लोग घंटों चल लेते थे और उनको थकन का एहसास नहीं होता था। हम यहाँ से 5 मिनट भी वॉक करते हैं तो हम थक जाते हैं। तो देखें, वॉक बहुत ज़रूरी है, चहलकदमी बहुत ज़रूरी है, धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। वो ख़वातीन जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो ख़वातीन जिनके विटामिन डी नॉर्मल होते हैं। विटामिन डी ठीक है, हम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन एक नेचुरल सोर्स मौजूद है हमारे पास। हम सुबह की थोड़ी सी धूप, हम शाम की थोड़ी सी धूप ले सकते हैं। अगर हम वो लेंगे तो वही मैंने बताया कि ना सिर्फ कैंसर और बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। जैसे हमने बात की कि लैक्टेशन जैसे एक प्रोटेक्शन है, वैसे ही धूप हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। हमारे लिए कहीं ना कहीं वो विटामिन डी प्रोवाइड कर रही है, और वो हमें प्रोटेक्टिंग फैक्टर दे रहा है टू अवॉइड ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में चेंज, और करें तो शायद हम इस चीज़ से बच सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी तरह अवेयरनेस दी सुनने वालों को, और बहुत अच्छे मैसेजेस भी आप देती रहीं साथ साथ। टाइम बिल्कुल अपने इख्तिताम पे है प्रोग्राम का, तो मैं चाहूँगी एक और खूबसूरत सा मैसेज प्लीज़। हाँ बिल्कुल, मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैंने ये बात पहले भी बोली कि अपनी ज़ात से प्यार करना सीखें, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा एक टाइम, थोड़ा सा वक्त, एक 5 मिनट का वक्त दिन महीने के अंदर, या एक थोड़ी सी केयरलेसनेस जो हमारी ज़िंदगी में है, जो हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात से केयरलेस हो जाती हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं, बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मैंने वही बात जो पहले भी की कि अगर हम हैं और अगर हम सही हैं तो हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ही अच्छे नहीं, हम ही ठीक नहीं, तो हम ये सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचा रहे। एक तरीके से आज को अच्छा करने के लिए हम अपना कल ख़राब कर रहे हैं, तो आज को अच्छा करें। आई होप हम इस तरह अपने मुल्क को, अपनी ज़ात को और अपने प्यारों को इस मुहलिक बीमारी से बचा सकेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साइमा ज़हूर हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट और ऑन्कोलॉजिस्ट और जिना हॉस्पिटल से,
और जी आखिर में बिल्कुल मैं खुदाफिज़ कह देती हूँ और अगली एपिसोड तक के लिए आपसे इंतज़ार का कह देती हूँ, लेकिन आखिर में मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपसे बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके बहन भाई हों, आपके माँ बाप हों, आपके हस्बैंड हों, वो सारे मुतासर हो रहे होते हैं। तो डरना नहीं है, फेस इट एंड बीट इट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।